दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तारीख थी 5 दिसंबर 1971। लाहौर के आसमान पर जब स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र का SU-7 सुखोई विमान पाकिस्तान तोपों पर आग उगल रहा था, उसी समय पाकिस्तान फौज के विमान भेदी तोप की कई गोलियां जाफा के विमान को लगी, जिससे उनके विमान में आग लग गई और आग की लपटें उठने लगी। जाफा के सुखोई विमान में आग की लपटें उनके कॉकपिट तक पहुंच गई थी। विमान उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, इसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरने लगे। जैसे वो नीचे गिरे, नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए गांव वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। लोगों ने उन्हें देखते ही उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। सेकंडों में उनके दस्ताने, जूते, 200 पाकिस्तानी रुपए और मफलर भी गायब हो गया। तभी जाफा ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे चौड़े सैनिक अफसर ने जाफा से पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? जाफा ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर थी, शायद भीड़ ने उठा ली। जाफा कराते हुए बोले, लगता है कि रीढ़ की हड्डी चली गई है, मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं सकता। उस अफसर ने पश्तो भाषा में कुछ आदेश दिए और जाफा को 2 सैनिकों ने उठाकर एक टेंट में पहुंचाया। पाकिस्तानी अफसर ने अपनी मादतों से कहा, इन्हें चाय पिलाओ। जाफा के हाथ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो चाय का मग अपने हाथ में पकड़ पाते और एक पाकिस्तानी सैनिक उन्हें अपने हाथ से चम्मच से चाय पिलाने लगा। जाफा की आंखें कृतज्ञता से नम हो गई। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते और उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकी का गिलाफ लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर देख न सकें। एक दिन उन्हें उसी बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे वो कमरे के पास पहुंचे, उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे वो अंदर घुसे, सारी आवाजें बंद हो गई। अचानक जोर से एक स्वर गूंजा, जब सर। यह आवाज दिलीप पारुलकर की थी। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हें गले लगाने के लिए तेजी से बढ़े, उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जाफा की ढीली जैकेट के भीतर प्लास्टर बंधा हुआ है। वहां पर 10 और भारतीय युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों बाद भारतीय चेहरा देख जाफा की आंखों में आंसू बह निकले। तभी युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। उनके पीछे उनके 2 अर्दली, एक केक और सबके लिए चाय लिए खड़े थे। उस्मान ने कहा, मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम रही। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबने सीनियर भारतीय अफसर विंग कमांडर बने कोहले से कहा कि हम लोग मारे गए अपने साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान जेल में जब भारत के राष्ट्रगान की स्वर लहर गूंजी तो सबके सीने गर्व से चौड़े हो गए। इसी बीच भारत की नीति योजना समिति के अध्यक्ष DP धर पाकिस्तान आकर वापस लौट गए, लेकिन इन युद्धबंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। उनके मन में निराशा घर करने लगी। सबसे ज्यादा मायूसी थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और मलविंदर सिंह गरेवाल के मन में। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिरा दिया जाता है तो वह पकड़ लिए जाते हैं तो जेल में नहीं बैठेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे, और यही उन्होंने किया। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट गरेवाल और हरीश सिंह जी। तय हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाए, जो पाकिस्तानी वायुसेना के रोजगार दफ्तर के अहाते में खुलेगा, और उसके बाद 6 फुट की दीवार फलांग कर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था करीब 56 ईंटों को उसका प्लास्टर निकालकर ढीला करना और उससे निकलने वाले मलबे को कहीं छिपाना। कुरुला ने एक इलेक्ट्रिशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया। गरेवाल ने कोका कोला की बोतलों में छेद करने वाले धारदार औजार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पारुलकर और गरेवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खुरचना शुरू करते और हैरी और चाटी निगरानी करते कि वहां कोई पहरेदार तो नहीं आ रहा। इस बीच ट्रांजिस्टर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता। भारतीय केतु को जिनेवा समझौते की शर्तों के हिसाब से 50 फ्रैंक के बराबर पाकिस्तानी मुद्रा हर माह वेतन के तौर पर मिला करती थी, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और कुछ पैसे बचा कर भी रखते। इस बीच पारुलकर को पता चला कि पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब दर्जी का काम भी करता है। उसने उससे कहा कि भारत में हमें पठान सूट नहीं मिलते, क्या आप हमारे लिए एक पठान सूट बना सकते हैं? औरंगजेब ने पारुलकर के लिए हरे रंग का एक पठान सूट सिला। कामत ने तार और बैटरी की मदद से सुई और मैग्नेटाइज कर का काम चलाओ कंपास बनाया। देखने में फाउंटेन पेन की तरह दिखता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारुलकर ने अंदाजा लगाया उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और हम उसी का फायदा उठाएंगे, क्योंकि उस दिन कम सतर्क होंगे। 14 अगस्त की रात उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उसी समय प्लास्टर की आखिरी परत बिछाती रही। 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगना शुरू हो गए थे। नजदीक ही एक पहरेदार चारपाई पर बैठा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सिर पर कंबल डाला हुआ था।
कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की तरफ देखा। उन्हें सड़क पर खासी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। चौकीदार ने अपने मुंह के ऊपर से कंबल उठाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे उसमें अपने सिर पर दोबारा कंबल डाला, तीनों कैदियों ने जेल की बाहरी दीवार फलांग ली। तेज चलते हुए वो माल रोड पर बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में खो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जेल से वो बाहर आ गए हैं। वो जोर से चिल्लाए, आज़ादी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल का जवाब था, अभी नहीं। लंबे चौड़े कद के ग्रेवाल ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। उनके सिर पर बहुत कम बाल थे और वे पठान के जैसे दिखने की कोशिश कर रहे थे। उनके बगल में चल रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी और इस मौके के लिए खास तौर पर सिलवाया गया हरे रंग का पठान सूट पहना हुआ था। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती थी। वो सभी ईसाई स्कूल में पढ़े थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम कर रहे ईसाइयों को नजदीक से देखा था। उन्होंने ये भी पता था कि पाकिस्तानी वायुसेना में बहुत से ईसाई काम करते हैं। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल ने अपना नाम रखा था अली अमीर। ये दोनों लाहौर के PF स्टेशन पर काम कर रहे थे। सिंह जी का नया नाम था हारोल्ड जैकब, जो हैदराबाद सिंध में पाकिस्तान वायुसेना में ड्रमर का काम करते थे। भीगते हुए वो तेज कदमों से चलकर बस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर जाना है भाई, पेशावर, पेशावर, पेशावर। 3 लोग कूदकर बस में बैठ गए। सुबह के 6 बजते बजते वो पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड के लिए तांगा किया। तांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। फिर वो एक बस में बैठे। उसमें जगह नहीं थी तो कंडक्टर ने उन्हें बस की छत पर बिठा दिया। जमरूद पहुंचकर उन्हें सड़क पर एक गेट दिखाई दिया। वहां पर एक साइन बोर्ड लगा था, आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है, आप सड़क न छोड़ें और महिलाओं की तस्वीरें न खींचें। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो 9:30 बजे लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे शख्स से पूछा, यहाँ से लंडी खाना कितनी दूर है? उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिलीप ने नोट किया कि स्थानीय लोग अपने सिर पर कुछ न कुछ पहने हुए थे। उनके जैसा दिखने के लिए दिलीप ने 2 पेशावरी टोपियां खरीदी। एक टोपी ग्रेवाल के सिर पर फिट नहीं आई तो दिलीप उसे बदलने के लिए दोबारा उस दुकान पर गए। जब वो वापस गए तो चाय स्टॉल का लड़का जोर से चिल्लाने लगा, टैक्सी से लंडी खाना जाने के लिए 25 रुपये लगेंगे। ये तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई थी। एक प्रौढ़ व्यक्ति उनसे पूछ रहा था, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? उन्होंने जवाब में हाँ कहा। तो उनसे पूछा, आप तीनों कहाँ से आए हैं? दिलीप और ग्रेवाल ने अपनी पहले से तैयार कहानी सुना दी। एकदम से उस शख्स की आवाज़ कड़क हो गई। वो बोला, यहाँ तो लंडी खाना नाम की कोई जगह है ही नहीं। वो तो अंग्रेज़ों के साथ ही ख़त्म हो गई। उसे संदेह हुआ कि ये लोग बंगाली हैं, जो अफगानिस्तान होते हुए बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ग्रेवाल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हम आपको बंगाली दिखते हैं? आपने कभी बंगाली देखे भी हैं अपनी ज़िंदगी में? तहसीलदार के अर्जी नवीस ने उनकी एक न सुनी। वो उन्हें तहसीलदार के यहाँ लिया गया। तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि हमें आपको जेल में रखना होगा। अचानक दिलीप ने कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के ADC स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और भारतीय युद्धबंदियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। दिलीप ने कहा, सर आपने खबर सुन ही ली होगी, हम तीनों लंडी कोतल में हैं। हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है, क्या आप अपने आदमी भेज सकते हैं? उस्मान ने कहा कि तहसीलदार को फ़ोन दें। उन्होंने कहा कि तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद कर दीजिए, हिफाजत से रखिए, लेकिन पीटिए नहीं। उन्होंने सोचा कि वो इसका ज्यूरिडिक्शन इतनी ऊपर तक पहुंचा देंगे कि तहसीलदार चाहकर भी कुछ न कर पाएगा। उधर 11 बजे रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। जाफा की कोठरी के पास गार्ड रूम में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। फ़ोन सुनते ही एकदम से हलचल बढ़ गई। गार्ड इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। बाकी बचे 7 युद्धबंदियों को अलग कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। ये गार्ड ने कहा, ये सब जाफा का करा धरा है, इसको इस शेर के सामने डालो और गोली मार दो। हम कहेंगे कि ये भी उन तीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। जेल के उप संचालक रिजवी ने कहा, दुश्मन और आखिर दुश्मन ही रहेगा। हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमें बदले में क्या दिया? फिर सब युद्धबंदियों को लायलपुर जेल में लाया गया। वहाँ भारतीय थल सेना के युद्धबंदी भी थे। एक दिन अचानक वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंचे। उन्होंने भाषण दिया, आपकी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको छोड़ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 1972 को सारे युद्धबंदियों ने वाघा सीमा पार की। उनके मन में क्षोभ था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भुट्टो की दरियादिली ने उन्हें रिहाई दिलाई है। लेकिन जैसे उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, वहाँ मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहना और गले लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह खुद वहाँ मौजूद थे। वाघा से अमृतसर के 22 किलोमीटर रास्ते में उनके स्वागत में सैकड़ों वंदनवार बनवाए गए थे।
लोगों का प्यार देखकर इन युद्धबंदियों का गुस्सा जाता रहा। अगले दिन दिल्ली में रामलीला मैदान में इनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। दोस्तों, ये थी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की जेल से भागने और वापस पकड़े जाने की कहानी। लेकिन उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक में पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन को मोदी सरकार ने कितने दिन में छुड़ा लिया। यही फर्क आपको देखना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।